हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 9 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। हमने पढ़ा था कि पाचन, परिसंचरण, श्वसन, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इसी प्रकार जनन भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखना भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जनन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जनन की विधियाँ। ठीक है, इसमें है कि जनन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो हमने पेड़ पौधों में जनन देख चुके हैं हम लोग, इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं। तो हमने देखा था कि पेड़ पौधों में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, तो इसी प्रकार जंतुओं में भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जंतु दिए गए हैं जिसमें बताया जा रहा है ये कौन से जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं, कौन से जो होते हैं कि अंडे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन, यानी कि दोनों का फ्यूज़न, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, वहाँ पे लैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसमें जो नर और मादा होते हैं इसके लिए अलग तरह के जनन भाग, ठीक है, या अंग होते हैं। और पौधे की तरह ही जंतु भी जो होते हैं वो नर और मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर जाइगोट बनाते हैं, यानी युग्मनज। ठीक, आगे देखते हैं हम नर जनन अंग। ठीक है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, इसमें जो नर जनन अंग में एक जोड़े विषण होते हैं, यानी टेस्टिस होती है, 2 शुक्र नलिका होती है, जैसे कि यहाँ फिगर में बताया गया है। यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे टेस्टिस है, ये इसके लिए नलिका ट्यूब्यूल्स गई है, और एक शिश्न होती है। ठीक, उसके बाद आगे है, इसमें जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में गैमेट बनते हैं, यानी कि इसमें युग्मक बनते हैं, जिसको कि स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनके जो हर एक शुक्राणु में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होती है और एक पूँछ होती है। ये पूँछ उनकी मोटिलिटी, यानी कि गति के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय होता है, ठीक है, यानी ओवरी, और जो अंडवाहिनी होती है, ठीक, यानी फैलोपियन ट्यूब, और एक गर्भाशय यानी कि यूट्रस। ठीक, अंडाशय जो होता है ये मादा युग्मक बनाते हैं, यानी कि फीमेल गैमेट, यानी ओवा। ठीक, अंडाणु या डिंब जिसे कहते हैं। और स्त्रियों में जो प्रतिमास जो होता है, दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय जो होता है विकसित होता है, और वो ओवुलेट होता है, यानी निर्मोचन होता है उसका अंडवाहिनी में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिकीय, यानी शुक्राणु और अंडाणु जो भी हैं वो दोनों एकल कोशिकीय हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया एक अंडाणु की संरचना, इसमें एक केंद्रक होते हैं। ठीक है, ये पूरी संरचना है। आगे है निषेचन। जनन प्रक्रम का ये पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, यानी कि जहाँ फ्यूज़न हो गया, निषेचन हो गया। तो जब शुक्राणु जो होते हैं, यानी स्पर्म जब ओवा के संपर्क में आते हैं, तो एक जो होता है स्पर्म वो एक ओवा से हमेशा फ्यूज़ करता है। हमेशा फीमेल की ओवरी से हमेशा एक ओवाई निकलते हैं, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी लाखों में होती है। तो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं संलयित होकर एक हो जाते हैं और युग्मनज, यानी जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोसेस दिखाए गए हैं कैसे होते हैं। ये एक अंडाणु है, यहाँ पे शुक्राणु आके, बहुत सारे शुक्राणु आके इसके लेयर से लगते हैं, लेकिन कोई एक ही स्पर्म इस ओवा से फर्टिलाइज हो पाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद ये बनाते हैं संलयित केंद्रक। ठीक है, यानी कि जाइगोट। अब निषेचन के जो प्रक्रम है उसमें जो स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन हो जाता है, इसलिए नई संतति में, यानी कि नई पीढ़ी में कुछ लक्षण अपनी माँ से और कुछ लक्षण अपने पिता से बच्चों में जाते हैं। ठीक है, जो निषेचन शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गी में। ठीक है, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे है उसके बाद बताया जाता है कि कुछ जंतुओं में निषेचन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मेंढक में वो जो होते हैं अंडे को बाहर दे देते हैं, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि बसंत या वर्षा ऋतु में मेढक और टोट जो होते हैं पोखरे तालाब में, जो धीमी गति से बहने वाली होती हैं नदियाँ या तालाब पोखरे, वहाँ पे ये अंडे देते हैं। ठीक है, इनके अंडे जो होते हैं वो मुर्गी के अंडे की तरह कवच से ढके हुए बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक, ये इन पे एक बहुत ही कोमल अपेक्षा के जेली की परत होती है इनके अंडों के ऊपर, जो इनकी सुरक्षा करती है पानी में। ठीक है, जैसे ही मादा अपने अंडे देती है, नर उस पर अपना स्पर्म छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से इधर उधर तैरते हुए वो स्पर्म के संपर्क में, स्पर्म जो होते हैं अंडाणु के संपर्क में आएंगे और उससे निषेचित हो जाते। इसे कहते हैं बाह्य निषेचन। हमने परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है कि कुछ स्त्रियां जो होती हैं वो शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, यानी कि उनकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, या फिर उनका यूट्रस जो होता है वो एम्ब्रियो को मतलब कि गर्भ धारण नहीं कर सकता है। तो क्या इसमें जो स्पर्म और ओवा को लैब में टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ कराया जाता है। ठीक है, लैब में स्पर्म और ओवा को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ कराने के बाद उसको फीमेल के जो होता है यूट्रस, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि इसमें जो होता है बच्चा माँ के अंदर ही पूरी तरह से विकसित होता है, लेकिन इसकी निषेचन की प्रक्रिया बाहर होती है। ठीक है, इसको IVF यानी कि इन विट्रो निषेचन कहते हैं। ठीक, और इसलिए इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो होता है एक निषेचन की प्रक्रिया और पूरा डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बताया गया है ये एक ओवा है, यहाँ से यानी कि ओवरी में ओवा, अंडाशय में एक ओवा है, यहाँ से इसका अंडोस्कर यानी कि ओवुलेशन हो गया। यहाँ पे स्पर्म जो होता है फैलोपियन ट्यूब के सहारे यहाँ पर आके फ्यूज़ करे, यानी यहाँ यूगमेनस बन गया जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बन गए हैं, अब इनमें डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। पहले ये जो एक जाइगोट है इस पे एक कोश के ये जो होते हैं एक क्लीवेज होता है, यानी 2 सेल बनते हैं। उसके बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 इस तरह से ये बनते जाते हैं। और जब ये पूरी तरह से 32 से 64 के फेज़ में होते हैं तो इनमें एक कैविटी बन जाती है यहाँ पे, जो जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमें ये वाइट स्पेस। ठीक है, इस तरह के जब ये प्रोसेस में आ जाते हैं तो ये गर्भाशय में जाकर यहाँ पर ये इनका गर्भधारण होता है। ठीक है, यहाँ पे है भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो इस प्रकार से विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि आगे जब ये यहाँ पे रोपित हो जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे इनमें हाथ, पैर और बाकी विभिन्न अंग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो वह माँ नवजात शिशु को जन्म देती है, इस प्रकार से। ठीक, आगे है मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन वह बच्चे नहीं देती है। ठीक है, वो अंडे देते हैं। निषेचन के फ़ौरन बाद ही युग्मनस जो होते हैं हमने देखा कि विभाजित होते रहते हैं और अंडवाहिनियों से नीचे की ओर बढ़ते हुए आते हैं। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित जो है परत से ढका होता है, जिस प्रकार से अंडवाहिनियों में अंडे जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी के अंडे का निर्मोचन होता है, यानी कि ओवुलेशन होता है, अंडे बाहर आते हैं। जो मुर्गी के अंडे होते हैं उनमें करीब 3 सप्ताह लगता है चूजे को बनने पर। मुर्गी जो होती है अंडे के ऊपर बैठकर उसको उष्मायन यानी हैचिंग करती है, जिसके बाद उसके अंदर चूजे जो होते हैं विकसित होते हैं और 3 हफ्ते बाद ही उनका जो प्रस्फुटन यानी फूट कर वो चूजे बाहर आ जाते हैं। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है और एक्सटर्नल किस में होता है। इंटरनल में फर्टिलाइजेशन में हो रहा है कि किसी में पूरी तरह से बच्चों का विकास माँ के गर्भ में ही हो रहा है और किसी में सिर्फ एक एग का जो होता है एक शेल बनने के बाद वो बाहर आने के बाद उन पे हैचिंग की जा रही है।
लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जंतुओं का भ्रूण विकास है वो पूरी तरह से मादा शरीर के बाहर हो रहा है। यहाँ पे भ्रूण अंडावरण के अंदर जो होगा विकसित होगा, यानी कि एक के ऊपर एक अंडे के ऊपर जो होगी एक कवरिंग होगी, उसके अंदर भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है और वो जो होते हैं तालाब या झरने में मेढक के जो होते हैं टैडपोल तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे है जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु, यानी कि ओवीपैरस और वीवीपैरस। जरायुज वो होते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि वीवीपैरस कहलाते हैं, और अंड प्रजक वो होते हैं जो अंडे देते हैं, यानी कि ओवीपैरस कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ जंतुओं के अंडे जो होते हैं एकत्र करना हमें सरल होता है, क्योंकि वो जो होते हैं शरीर के बाहर अंडे देते हैं, और वही जंतु जिनके अंडे एकत्र करने में हम सफल नहीं होते हैं अंड प्रजक जंतु के उदाहरण होते हैं। ठीक है, गाय, कुत्ते और बिल्ली जो होते हैं के अंडे हम एकत्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंडे नहीं देते हैं। ठीक, वो पूरी तरह से पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। आगे हम देखते हैं शिशु से वयस्क तक। अब जो नवजात जन्मे बच्चे होते हैं वो या फिर अंडे के फूटने से जो चूजे निकलते हैं उनकी वृद्धि तब तक होती है जब तक वो वयस्क या एडल्ट नहीं हो जाते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि पहले एक अंडा होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वयस्क। ठीक, मेढक में जो होते अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की जो विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं बिल्कुल अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे अंडे, फिर टेडपोल यहाँ पे बनता है, और ये इसमें टेडपोल जो होते हैं ये और भी ज़्यादा डेवलप किए हुए हैं, उसके बाद ये बन जाते हैं फ्रॉग। तो इसी प्रकार से जो रेशम के कीट थे उसमें भी पहले वो अंडे, फिर लार्वा, प्यूपा, फिर वयस्क बनते हैं। तो किसी किसी में जिस प्रकार से वो दिखते हैं स्टार्टिंग में उसी में डेवलप नहीं करते, कुछ में बिल्कुल अलग तरह से डेवलप होता है, जैसे कि अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। ओके, तो इस तरह से हमने देखा था कि जो कुकून, यानी कि हमने रेशम कीट में देखा था कि एक कुकून से बाहर निकलते हुए हमने कुकून को, इसी तरह टेडपोल जो होता है रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो बाद में छलांग लगा सकता है। इसको कहते हैं कायांतरण। ठीक है, ये जैसे जैसे बड़े होते हैं इनके शरीर का प्रकार बदलता जाता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान ही शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, इसलिए इनमें कायांतरण नहीं होता है। तो ये यहाँ तक हमने लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो होता है ये इसमें नर और मादा युग्मक नहीं बनते हैं। इसमें जो होता है बॉडी का कोई पार्ट्स टूट जाता है या पूरी तरह से बॉडी ही विभाजित हो जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है अलैंगिक जनन। जैसे कि हाइड्रा या फिर कोई और सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं। हाइड्रा में जो होती है बडिंग होती है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, यानी हाइड्रा में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पूरी तरह से हाइड्रा होती है इसमें एक कहीं पर आउटग्रोथ निकली होती है, एक बाहरी संरचना इस तरह से ये धीरे धीरे डेवलप करती है और फिर ये टूट के अलग हो जाती है और एक पूरी तरह से एक नई हाइड्रा को बना देती है। तो इस तरह से ये अलैंगिक जनन हुआ। ठीक, इसको मुकुलन कहते हैं। ठीक, वहीं पर एक अमीबा है। अमीबा में यहाँ पर ये एक अमीबा, इसके जो केंद्रक विभाजित होते हैं, जैसे ही केंद्रक विभाजित होता है उसकी पूरी बॉडी अलग हो जाती है। ये दो संतति यानी दो डॉटर कोशिका बना दे रही है, यानी कि ये अमीबा में द्विखंडन है, ये बाइनरी फिजन के द्वारा यहाँ पर जो होता है अलैंगिक जनन हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी फीमेल और मेल का होना। लेकिन अलैंगिक जनन में किसी भी एक पैरेंट का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी एक पैरेंट की बॉडी से निकला हुआ कोई आउटग्रोथ या कोई एक्स्ट्रा पार्ट या फिर पूरी बॉडी का विखंडन ही अलैंगिक जनन कहलाता है। आगे बताया गया है डॉली की कहानी क्लोन। ठीक है, क्लोनिंग किसी भी समरूप कोशिका या फिर किसी अन्य जीवित भाग या फिर संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है, किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग जो है सबसे पहले
इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे रहता है किसने क्लोनिंग की थी, इयान विल्मट ने। ठीक, इन्होंने एक भेड़ का क्लोन बनाया था जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा था। डॉली का जन्म जो है वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, यहाँ पे एक फिन डॉर्सेट भेड़ ली गई थी जो कि पूरी तरह से यहाँ देख रहे हैं वाइटिश है, और स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ली गई थी, इसका माउथ जो है ब्लैक कलर में था। इस प्रोसेस में क्या किया गया था कि ये दोनों फीमेल, ठीक है, यहाँ पे जो फिन डॉर्सेट भेड़ थी इसके ओवा का न्यूक्लियस लिया गया था और स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के ओवा का न्यूक्लियस हटाकर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म लिया गया था। उसके बाद स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की जो ओवा का जो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला भाग था उसमें फिन डॉर्सेट भेड़ की जो है न्यूक्लियस को डाल दिया गया। इस न्यूक्लियस को फ्यूज़ करा के स्पर्म से यहाँ पे स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की जो है जो यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया, ठीक है, रोपित कर दिया गया। उसके बाद भ्रूण का विकास किया गया। जब वो भ्रूण का जन्म हुआ तो उसे नाम दिया गया डॉली। लेकिन जब डॉली को देखा गया तो डॉली बिल्कुल देखने में किसकी तरह है, फिन डॉर्सेट भेड़ की तरह, वो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरह से पता चला कि जो मादा का जो न्यूक्लियस था वही प्रभावी हुआ और इस तरह से यहाँ पे जो है फिन डॉर्सेट भेड़ का क्लोन हमें प्राप्त हुआ। तो यानी कि प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा इसको जो है डॉली को जन्म दिया गया। लेकिन फिर इसको बाद में फेफड़े का रोग होने की वजह से 14 फरवरी 2003 में डॉली की मृत्यु हो गई। ठीक है, डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उनके जो जन्म से पहले ही कुछ मर जाते या फिर उनकी मृत्यु जो होती थी जन्म के बाद, क्योंकि ऐसे जंतुओं में अनेक विकृतियां होती हैं। ठीक, तो हमने आज के चैप्टर में जो भी देखा उसमें से कुछ हम स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जंतु जो होते हैं 2 विधियों से प्रेजेंट करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, और अंडाशय अंडवाहिनी और गर्भाशय यानी ओवरी, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल में जो है विषण, शुक्राणु और शिश्न। अंडाशय जो है मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो कि अंडाणु या ओवा कहलाते हैं। विषण जो होते हैं नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और ये निषेचित होने के बाद जाइगोट बनाते हैं यानी युग्मनज। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और मनुष्य यहाँ पे जो है मनुष्य और अन्य जंतु जैसे कि मुर्गी, गाय और कुत्ते ये इत्यादि में आंतरिक निषेचन होता है, और वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, यानी जाइगोट में बहुत सारे विभाजन होते हैं जिसकी हमने बात की थी। 2 सेल, 3 सेल स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला इसी में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भ्रूण है वो गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है यानी इम्प्लांट हो जाता है जहाँ पे उसकी वृद्धि होती है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय और कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुस या विविपैरस कहते हैं। मुर्गी, मेढक, मछली, तितली ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं यानी कि अंडे सिर्फ देते हैं उन्हें अंडप्रेजक या ओविपैरस कहते हैं। लार्वा का कुछ जो उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसा कि हमने देखा था पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट। ठीक है, ऐसा मनुष्य में नहीं होता है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रा मुकुल द्वारा नए जीव का विकास करता है। ये मुकुलन जो है वो अलैंगिक जनन है। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, इसे अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा,
और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।